अभी तक आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल पे चल रहे केस के बारे में तो जरूर सुना होगा। पूरे इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार कोई सिटिंग सीएम जेल के सलाखों के पीछे है। ये बात जितनी शॉकिंग है उतनी गंभीर भी। इलेक्शन काफी करीब आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जेल में है। क्या लगता है ये सब अरविंद केजरीवाल को प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत अपोजिशन और ईडी ने मिलकर गिरफ्तार करवाया है या फिर अरविंद केजरीवाल सही में गिल्टी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में सच क्या है। दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? आइए समझते हैं हम इस वीडियो में। Something unprecedented has happened in India. A sitting chief minister has been arrested. We're talking about Arvind Kejriwal. Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by India's Enforcement Directorate on Thursday night in an alleged excise policy-linked money laundering case. Arvind Kejriwal being arrested there, traffic being diverted, police officials now beginning to sort of clear this way because what we are being told is that this entire area. अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। United Nations wades into Kejriwal's arrest. It's a big statement after USA and after Germany. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 में अरेस्ट कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और वो एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में भी इन्वॉल्व है। अगर मोटे मोटे दौर पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने लिकर बिजनेसमैन के फायदे के हिसाब से उनको फेवर किया है, जैसे डिस्काउंट एंड एक्सटेंशन इन लाइसेंस फी, वेवर ऑन पेनल्टीज एंड रिलीफ ड्यू टू डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय कोविड-19। और ये सब फेवर के बदले अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े बिजनेसमैन से काफी रिश्वत ली है और ये रिश्वत के पैसे पंजाब और गोवा इलेक्शन 2022 में खर्च किए गए हैं। ईडी का ये कहना है कि साउथ ग्रुप, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन जैसे एमएसआर और उनके बेटे और साथ ही में के कविता और हैदराबाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन अभिषेक बोइनपल्ली जैसे लोग शामिल हैं। ये सब लोग ही आम आदमी पार्टी के अंदर है और इन लोगों ने ही आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ का चंदा दिया है और ये पैसे गोवा और पंजाब इलेक्शन में खर्च हुए हैं। और ये सब लेन देन तब होता है जब मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्साइज रहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, के कविता जो साउथ ग्रुप की मेंबर है वो एक मीडिएटर के तौर पर काम करती है। वही डील लाती थी आम आदमी पार्टी और साउथ ग्रुप के बीच में। और आम आदमी पार्टी ने भी एक आदमी रखा हुआ था विजय नायर करके। आम आदमी पार्टी ने इसलिए रखा था क्योंकि आम आदमी पार्टी का नाम उसमें ना है। आम आदमी पार्टी के बिहाफ में 100 करोड़ रुपया साउथ ग्रुप से लिए थे। ईडी का ये भी कहना है कि एक्साइज पॉलिसी में काफी लूप होल है और ये लूप होल आम आदमी पार्टी के फायदे के हिसाब से क्रिएट किए गए। ये सब का भांडा तो तब फूटा जब दिल्ली हाई कोर्ट के सेक्रेटरी नरेश कुमार एक रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को जुलाई 2022 में देते हैं। रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि एक्साइज पॉलिसी में करप्शन है और गवर्नमेंट को 580 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मनीष सिसोदिया उस समय पे एक्साइज मिनिस्टर थे और जैसे ही ये नोटिस आई ईडी की इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और तभी से एक एक करके आम आदमी पार्टी के लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे संजय सिंह और सत्येंद्र जैन। हालांकि संजय सिंह को तो अभी 6 महीने बाद हाल ही में बेल मिली है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं और सब बाकी लीडर्स को भी ईडी की नोटिस आ रही है और हर दिन किसी ना किसी अपोजिशन लीडर्स पे ईडी का रेड पड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल का गुनाह तो अभी प्रूव भी नहीं हुआ है, तब भी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इलेक्शन इतने नजदीक आ रहे हैं और एक एक करके अपोजिशन को ही साफ कर दिया जा रहा है। तीसी मरलेना सिंह जो कि दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि धीरे धीरे करके आपके सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। राघव चड्डा और दुर्गेश पाठक को भी इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये उनका कहना है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ने उनको पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया है। अगर वो अपना पॉलिटिकल करियर बचाना चाहती हैं तो, अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करती हैं तो विद इन द मंथ उन पे भी ईडी की रेड पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स का कहना है कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके बेसिस पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सके। इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर डाल दिया गया है। रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी अपोजिशन के पुराने केसों पर फाइन चार्जेस कर रही है, वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अपोजिशन वीक हो। कई अपोजिशन लीडर पर इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है और ईडी भी अपना एक्सेसिव पावर
यूज करने के चलते घिरा हुआ है। अपोजिशन पर रेड मारना, अपोजिशन को समन भेजना। ईडी की रेट 2004 से लेकर 2014 तक के बीच में 127 है। वहीं ईडी की रेट 2014 से लेकर 2022 में 27 गुना से बढ़ी है, यानी 3010 केसेस की रेट इन सालों के बीच में पड़ी है। और ये सारे पार्टी अपोजिशन पार्टी के हैं। मैथ्यू मिलर जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने बीजेपी के अपोजिशन में अपना कंसर्न दिखाया है। बीजेपी ने अपने सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करवा दिए हैं और मैथ्यू का ये मानना है कि ये सब इसलिए कराया जा रहा है ताकि अपोजिशन पार्टी इलेक्शन के टाइम में बढ़िया से कैंपेन ना कर सके। यूएस ने अपनी चिंता इस पर जताई और यूएस ने इंडियन गवर्नमेंट को हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बताया है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भी अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर अपना कंसर्न जताया है और उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अनबायस्ड और फेयर चांसेस अपने आप को बेकसूर साबित करने का मौका मिले। हालांकि हमें इंडियन कोर्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखना चाहिए, जो भी फैसला होगा वो न्यायपूर्वक ही होगा। द वायर की रिपोर्टर सुकन्या संथा का तो ये भी कहना है कि जो भी अपोजिशन लीडर पर ईडी की रेड पड़ रही है वो लास्ट में जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जो शिक्षा भर्ती केस में एक्यूज्ड थे, उन पे ईडी की रेड भी पड़ी थी, बट जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो उन पे से सारे चार्जेस हटा लिए गए। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हिमांशु बिस्वास शर्मा जो कि आसाम के सीएम थे, वो भी एक अलग केस में एक्यूज थे और उनपे ईडी की रेड भी पड़ी। वह कांग्रेस के नेता थे, पर जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी तो उनपे से भी सारे चार्जेस हटा दिए गए। बहुत सारे रिपोर्ट हमें ये बता रहे हैं कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड पब्लिश हुआ है तब से बड़े बड़े कंपनीज जिन पर ईडी की रेड पड़ी थी वो भारी मात्रा में बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं। इसके विषय में अगर लोग सवाल कर रहे हैं तो बीजेपी के लीडर्स इसके विषय में चूत तक नहीं कर रहे हैं। अगर गौर से देखो तो हमें ये पता चलता है कि 2014 के बाद ईडी की इन्वेस्टिगेशन 95% से बढ़ी है। अब देखिए यहाँ दो ही केस हो सकते हैं, या तो बीजेपी ये सारे रेट्स अपोजिशन पार्टी पे पड़वा रही है, या फिर इंडिया में सच में इतना क्राइम बढ़ गया है कि इतने रेट्स अपोजिशन पार्टी पे पड़ रहे हैं। दोनों केस में गलती तो रूलिंग गवर्नमेंट की ही है, वो आज के समय बीजेपी है। अगर आज के समय कांग्रेस भी रूलिंग पार्टी में रहती तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होता। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1745 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा। चलो अगर मान भी लेते हैं कि टैक्स बाकी था, पर ये काम तो पहले भी हो सकता है। अभी ठीक इलेक्शन से पहले ही ये सब क्यों हो रहा है? इससे तो हमें यही समझ आ रहा है कि ये सब अपोजिशन को कमजोर करने के लिए सोची समझी साजिश की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिए हैं। कांग्रेस के लीडर्स का तो ये कहना है कि इंडिया में खुलेआम टैक्स टेररिज्म चल रहा है ताकि अपोजिशन को लोकसभा इलेक्शन से पहले ही कमजोर किया जा सके। हाल ही में 16 फरवरी के कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये बताया कि कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज होने के कारण फेयर कैंपेन करने के लिए कांग्रेस के फंड में पैसे ही नहीं। All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway. आप लोग सोच रहे हो कि मैं सिर्फ कांग्रेस की ही बात क्यों कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज के समय में बीजेपी को सीधे सीधे टक्कर में देने के लिए और कोई पार्टी है ही नहीं। एकमात्र कांग्रेस ही थी जो बीजेपी को सीधे सीधे टक्कर दे सकती थी, पर अभी जैसी हालत चल रही है कहीं इंडिया डिक्टेटरशिप के अंदर ही ना दब जाए। ईडी की रेड अपोजिशन पे पड़वाना, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, अपोजिशन के अकाउंट फ्रीज करना। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया। ये सब देखकर तो हमें यही लग रहा है कि एक ही पार्टी की मोनोपोली इंडिया में चल रही है। फॉरेन के मिनिस्टर्स भी इंडिया के मामले में अपना कंसर्न जता रहे हैं। ये बात इंडिया के बाहर जा चुकी है। कम से कम गवर्नमेंट को इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया की बात इंडिया के बाहर ना जाए। इससे इंडिया की छवि पर भी काफी नुकसान है और इंडिया को डिक्टेटरशिप की नजरों से भी देखा जा रहा है। जब अपोजिशन ही खत्म हो जाएगा तो रूलिंग पार्टी कभी डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी ही नहीं। जो मन में आएगा वही करेगी जिससे उस पार्टी को फायदा हो। जब अपोजिशन ही नहीं रहेगी तो रूलिंग पार्टी की सत्ता छीनने की टेंशन उन लोगों के मन में कभी आएगी ही नहीं और रूलिंग पार्टी के मन में जो भी आएगा वो अपने मन के हिसाब से ही करेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया में एक ही पार्टी की मोनोपोली हो जाए। एकमात्र वोटिंग ही है कोई भी पार्टी की मोनोपोली खत्म करने के लिए। अब इंडिया में फेयर इलेक्शन होंगे कि नहीं
ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स को बीजेपी ने खुद अपॉइंट किया है। ये चीज पहले पॉसिबल नहीं थी, पर बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपने फायदे के हिसाब से ये चेंज किया। पर चलो, बड़े स्केल में इलेक्शन हो भी जाते हैं तो छोटे स्केल का क्या, वहां साफ साफ वोट ही बदल दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया था, जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि चंडीगढ़ का पोल ऑफिसर वोटों में साफ साफ छेड़छाड़ कर रहा है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बैलेट पेपर पर साइन करते और कैमरा की तरफ देखते नजर आ रहा है। ये वीडियो जिसके कारण बीजेपी जीत भी जाती है, पर बाद में कोर्ट के द्वारा वोटिंग काउंटिंग को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अब ये देखने के बाद मैं कहना तो नहीं चाहता, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि इंडिया शायद डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल पे लगे हुए सारे आरोप सही साबित हो जाते हैं तो एक तरह से आम आदमी पार्टी की बैकबोन ही टूट जाएगी, और हो सके तो आम आदमी पार्टी कोलैप्स भी कर जाए। और कांग्रेस का हाल तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, और बाकी सब अपोजिशन का भी कोई सही हाल नहीं है। बाकी सब भी यही सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो जाहिर सा बात है कि सारे अपोजिशन खत्म हो जाएंगे और बीजेपी 2024 का इलेक्शन काफी आसानी से जीत जाएंगे। और अगर बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीत जाती है तो नेक्स्ट इलेक्शन भी हो सकता है कि बीजेपी ही जीते। ये अपोजिशन खत्म करने वाला गेम दिन पे दिन और हो सकता है तो बढ़ते ही जाए। देखिए, मैंने जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, पर इंडियन मीडिया ये सब कभी नहीं दिखाई, क्योंकि इंडियन मीडिया बिक चुकी है। यहाँ अगर कोई भी पार्टी रहती तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी चेंज नहीं होगा। अब वोटिंग आपके हाथ में है, आपका जिसको मन चाहे आप वोट दे सकते हैं। एकमात्र वोटिंग ही वेपन है आम जनता के पास सही गवर्नमेंट चुनने का। आपका फर्ज है वोटिंग करना, और मेरे हिसाब से देखे तो आपको न्यूट्रल वोटिंग करनी चाहिए, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस के। जो आपके इलाके में अच्छा काम करे आप उसको वोट दे सकते हैं, वो चाहे कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।